पाइप स्वैपिंग, बीवियों की अदला बदली, कभी कोई केस आया? पेरेंट्स हमारे पास है, उनके बेटे की शादी हो रही थी, जिस लड़की से शादी हो रही थी वो उस लड़की का और उसकी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड चेक कराना चाहते थे। हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर ने आके बताया ये चौंकाने वाला है। कभी कोई ऐसा केस आया जिसमें आपका क्लाइंट ही आपको उल्टा टांग गया हो? क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया से आई थी, 2 साल से उस लड़के के साथ अफेयर में यानी रिलेशनशिप में थी। जब हमने उस केस की इन्वेस्टिगेशन करी और वी फाउंड आउट दैट हमारी वो सारी रिपोर्ट एज इट इज लड़के को दे दी। ये तो नमाज पढ़ने गई आप और रोजे गले लग गए। क्या माँ बाप भी अपने बच्चों की जासूसी करा रहे हैं? एवरेज ग्रेजुएट करने वाला बच्चा अचानक से इतने पैसे कमाने लगे तो वी वर शॉक्ड टू नो दैट गजब। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, इनसे जुड़े लोगों का भी कभी कोई केस आपके पल्ले में आया? जो क्लाइंट आई थी, जो लड़की आई थी, उसने ये बताया कि जो लड़का है वो आर्मी में डॉक्टर है और हमने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली। हम भी शॉक्ड हो गए क्योंकि सबसे पहली चीज ये थी कि वो जासूसी की दुनिया में सफल कौन है, लड़की या लड़का? लड़की होने की वजह से मुझे जितना बेनिफिट इस प्रोफेशन में मिल जाता है वो शायद लड़कों को नहीं मिल पाता। कि गे का क्या चक्कर होता है? हमारे पास एक केस आया था जिसमें कि शादी के 12 साल बाद को अब पता चला है कि उसका हस्बैंड गे है। रियल डिटेक्टिव्स और रियल डिटेक्टिव्स में बहुत फर्क होता है। जासूसी की दुनिया मददगार है और जंजाल है। बिल्कुल मददगार है। हमारी एक इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ बना सकती है या किसी की लाइफ बिगाड़ भी सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजवान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम पॉडकास्ट यानी कि अनफिल्टर्ड अड्डा। और आज के इस खास कार्यक्रम में है हमारी खास मेहमान निधि जैन। जासूस सुना है ना? काली टोपी, काला चश्मा, लंबे लंबे बाल, एक डिफरेंट बड़ा अजीब सा जासूस। ओ हो स्पाई, वो भी लड़की। चलो निधि, स्वागत है स्टेट मिरर में। थैंक यू, शुक्रिया। सब गलतफहमियां आज दूर करके जाना बिल्कुल। कि जासूसी और वो भी लड़की हवा होती है, वो भी हैट पहन के। वो भी हैट काला, लंबे लंबे बाल, काला चश्मा। नहीं, मेरे ख्याल से जितना मैं आपके साथ बैठा हूं और मैंने आपको जाना है आपकी दुनिया में, जासूस ऐसे नहीं होते हैं। बिल्कुल। वो पिक्चराइजेशन है, पिक्चर में अच्छे लगते हैं, वरना वो जासूसी क्या जो भीड़ में पहचान लिया जाए। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं रियल डिटेक्टिव्स और रियल डिटेक्टिव्स में बहुत फर्क होता है। रियल डिटेक्टिव्स वो होते हैं जो पहचाने ही नहीं जाते, भीड़ में भीड़ की तरह से ही रहते हैं। कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता कि वो जासूस है या वो एक आम आदमी है जो वहां पर खड़ा है। हाँ, संजीव चौहान के सामने बैठी निधि जितनी खूबसूरत लग रही है, सिंपल लग रही है, उतनी ही खतरनाक जासूस अपने क्लाइंट्स के लिए तो हितकारी है, लेकिन जो फंसता है निधि के जाल में वो फिर निकल नहीं पाता है। पूरी सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके ही हम बाहर निकलते हैं, तो क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि उनको एक सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट जो गलत कर रहा है डेफिनेटली उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं। निधि, आपके सामने बैठ के अच्छा भी लग रहा है, लड़की हो, स्मार्ट हो, सब कुछ है, बड़ी तेज लग रही हो, लेकिन दुनिया आपकी बड़ी उलझी हुई है, प्रोफेशन आपका बहुत उलझा हुआ है। यहाँ आपकी जगह कोई अगर मेल बैठा होता तो ठीक है, मर्द सब काम कर लेते हैं, लेकिन लड़की सब काम कर लेती है और वो भी जासूसी। ये चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने जब ये प्रोफेशन स्टार्ट किया था आज से 25 साल पहले, तो ये बोला ही जाता था, इनफैक्ट आज भी एक थोड़ा सा है कि डिटेक्टिव जो है वो लड़कों का प्रोफेशन है, सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा सेफ्टी रिस्क है, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं जब इस प्रोफेशन में आई थी और आज तक भी मुझे हमेशा ये रहता है कि लड़की होने की वजह से मुझे जितना बेनिफिट इस प्रोफेशन में मिल जाता है वो शायद लड़कों को नहीं मिल पाता। जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगी, अगर मुझे किसी की इंक्वायरी करने के लिए किसी के घर में जाना है तो लड़के को कोई एंट्री नहीं देगा, फैमिली गेट के बाहर से ही उसे भेज देगी कि नहीं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं बुलाएंगे आपको। लेकिन एक लड़की जब घर में पूछ रही है, नॉक करके कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही है, हर किसी का एक इमोशनल फैक्टर होता है, थोड़ा सा लड़कियों के लिए टुवर्ड्स ट्रस्ट इजीली हो जाता है लड़कियों पर ट्रस्ट, और एक इमोशनल कि हाँ लड़की ही तो है, हमारा क्या नेगेटिव कर सकते हैं, कुछ नहीं। वो अब सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आराम से आपको अपने घर में बैठाते हैं, इवन चाय पिलाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हम बहुत आराम से निकाल लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे किसी क्लब में जाना है, लड़के को स्टाग एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन लड़की बिना कुछ फ़ी पे करे, कोई एंट्री फ़ी पे करे, हम आराम से अंदर जा सकते हैं और अंदर क्लियरली वीडियोज़ भी बना सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। ऐसे ही किसी के घर पे अगर हमें इंक्वायरी करनी है, हम इंक्वायरी कर सकते हैं, हम भीड़ में कहीं भी जा सकते हैं। मतलब जासूसी की दुनिया में लड़कियां जो हैं वो अबला नहीं है,
बला हैं गलत लोगों के लिए। बिल्कुल, आप इस चीज़ में बिल्कुल ठीक कह सकते हो कि जासूसी की दुनिया में हम जितनी आराम से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, वो लड़के नहीं निकाल पाते। हमारे लिए इन्फॉर्मेशन निकालना और करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ईज़ी है देन लड़कों के कंपेयर में। निधि, दिमाग का गेम है जासूसी या दिलेरी का? दोनों का। पर मुझे लगता है ज़्यादा दिमाग का, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे उस टाइम आपको इमीडिएटली क्या पूछ के इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और अगर आपको लगता है कि आप कहीं फंस सकते हो तो किस तरीके से बाहर निकलना है, तो सबसे ज़्यादा होता है दिमाग। दिमाग की ज़रूरत होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपके पास। लेकिन कहते हैं कि एक कौम विशेष में कि औरत तो पाँव की जूती है, और निधि जैन कहती हैं कि औरत जासूसी की दुनिया में जहर और मरहम दोनों हैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि जब क्लाइंट आते हैं तो इमोशनली वो इतना डिस्टर्ब्ड होते हैं, एक फीमेल सामने है उनके, तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाते हैं, और फीमेल होने की वजह से मैं भी उनको इमोशनली समझ पाती हूँ उतना अच्छे से। प्लस जब हम फील्ड में काम करते हैं तो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं देन मेल से। कुल जमा मैं अपने स्टेट में हिंदी के जो दर्शक बने हुए हैं इस वक्त, उनसे यही कहना चाहूँगा कि लड़कियां न कमज़ोर हैं न अबला हैं, खास तौर से निधि जैन जैसी जासूसी की दुनिया में जो लोग जुटे हैं वो सच में आपके बेहद मददगार हो सकते हैं। मगर आप अपनी जगह सच हो, आपको मदद की ज़रूरत हो, वरना यही जासूस आपको उल्टे भी पड़ सकते हैं। सोच के जाइए, आपको किसी की जासूसी करानी है, ज़रूरत की कराइए, मतलब की कराइए। बेमतलब की कराएंगे तो गले की फांस भी बन जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे हमारे पास लोग आते हैं केसेस के लिए जो गलत होते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे को किसी को पिटवाना है, या मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे पता करना है कि उसने कहाँ शादी करी है या वो कहाँ रह रहा है, ताकि मैं उसको ब्लैकमेल कर सकूँ, उसके ऊपर केस डाल सकूँ या उसकी फैमिली को बर्बाद कर सकूँ। तो ऐसे हम कोई भी केस नहीं करते हैं। हम वही केस करते हैं जो जेन्युइन है, जहाँ पर हमारी मदद की लोगों को ज़रूरत है। निधि, आप उम्र से कम लग रहे हैं, लेकिन अनुभव से तो जासूसी की दुनिया के समंदर लग रहे हैं मुझे। मेरे को इस प्रोफेशन में 25 साल हो गए हैं काम करते हुए। लेकिन मैंने आप तो टोटल ही 2000 में 25 साल की लग रही हैं। आपने जन्म लेते ही जासूसी शुरू कर दी थी मम्मी पापा की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शक्ल से मेरी एज का पता नहीं चलता, मैं यही कह सकती हूँ। मुझे 25 साल इस प्रोफेशन में हो गए हैं। जिस साल आप जासूसी कर चुकी हैं इतनी सी उम्र में, जो हम तो नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, ये शायद हमारी कमज़ोर नज़र का भी फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपको परखने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम को देखा जाए, आपकी उम्र पे ना जाके। आपकी जासूसी की जो दुनिया है उस तिलिस्म में घुसते हो आप, तो तार तार भी कर देते हो तमाम जानकारियों को। निधि, कभी कोई ऐसा केस आया जीवन में, इस 25 साल की जासूसी की दुनिया में, इस प्रोफेशन में, जिसमें आपका क्लाइंट ही आपको उल्टा टांग गया हो? मतलब क्लाइंट आया कि मुझे उसकी जासूसी करानी है, पता लगा आप जिसकी जासूसी करके क्लाइंट को दे रहे हैं वो क्लाइंट आपको बवाले जान बन गया हो। मतलब विक्टिम जो है उसी ने आपको फंसवा दिया हो। देखो, बहुत सारे केसेस हम करते हैं और हम हर क्लाइंट से क्लियर होते हैं, पहले उससे पूरा केस समझते हैं कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका पर्पस है। इन्वेस्टिगेशन जिसके ऊपर हम कर रहे हैं जेन्युइनली वो सही पर्सन है जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या जो हमारा क्लाइंट है। प्लस वो जिस पे इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, कि उसका पर्पस सब्जेक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जेन्युइन है या नहीं है। वो हमारी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ तो नहीं करेगा क्लाइंट। ये हमेशा हम सारी चीज़ें पूछ के ही केस हमेशा लेते हैं। प्लस हम हमेशा क्लाइंट से फॉर्म साइन कराते हैं, जिसमें सारी हमारा डिस्क्लोज़र होता है कि क्लाइंट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं भी मिसयूज़ नहीं करेगा, और हमारी इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट को, यानी जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको भी कभी डिस्क्लोज़ नहीं करेगा कि उसने हमारे से काम कराया है। मतलब जिसकी जासूसी आप कर रहे हैं। हाँ जी, जिसकी हम जासूसी कर रहे हैं। हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट आई, वो क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया से आई थी, फीमेल क्लाइंट थी, ऑस्ट्रेलिया से आई थी। उनका एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। ऑलमोस्ट 2 साल से उस लड़के के साथ अफेयर में, यानी रिलेशनशिप में थी। वो लेडी अब वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी, और जो लड़का था वो इंडिया में था, और वो भी काफ़ी टाइम से उनको वो परस्यू कर रहा था कि हम 2 साल से रिलेशनशिप में, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो हम शादी करते हैं। तो शादी से पहले उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती थी कि वो लड़का ऑल्दो 2 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में, उसको सब कुछ ठीक लग रहा है, वो उसे इंडिया में आके मिल भी चुकी है, कि लड़का ठीक है या नहीं। क्रॉस चेक।
बिल्कुल, क्रॉस चेक करना चाहती थी क्योंकि वो सेटल्ड थी अपनी कंट्री में, लड़का इंडिया में रहता था, तो कि लड़के का शादी करने का कोई पर्पस तो नहीं है, वो प्यार करता है इसीलिए शादी कर रहे हैं या कोई उसका अपनी कोई मैलिफाइड इंटेंशंस है जिसकी वजह से वो शादी करना चाहता है। तो वो हमारे को उन्होंने केस दिया, जब हमने उस केस की इन्वेस्टिगेशन करी, लड़का इंडिया में पंचकुला में रहता था और उसके रूट्स जो थे अमृतसर से थे। तो हमने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, पूरा बैकग्राउंड चेक करा जो हम शादी से पहले चेक करते हैं। हमने देखा कि लड़का जो जितना शो करता है कि उसका बिज़नेस है, वो उसने क्लाइंट को बताया था कि उसकी मल्टीपल करोड़ की टर्नओवर है, वो मर्सिडीज़ में घूमता है, उसका एक बहुत बड़ा बंगलो है पंचकुला में। पर जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो वी फाउंड आउट दैट लड़का पहली चीज़ तो उसका बिज़नेस जो है, वो नेगेटिव में चल रहा है, यानी उसके बिज़नेस की कोई इनकम नहीं है। उससे बड़ा शॉकिंग था कि लड़का डिवोर्स्ड है, जो उसने क्लाइंट को बताया ही नहीं था कि वो ऑलरेडी एक बार उसका डिवोर्स हो चुका है। थर्ड, जिस बंगलो को वो कहता था कि मेरा बंगलो है, वो ऑलरेडी वो रेंट पे रहता था। मर्सिडीज़ उसके पास डेफिनेटली थी, बट वो उसकी सेकंड हैंड मर्सिडीज़ थी जो शो करने के लिए यूज़ करता था। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन थी वो ये था कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है। तो जब हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, वी फाउंड कि लड़का जो है फ्रीक्वेंटली कॉल गर्ल्स को अपने घर पे बुलाता है क्योंकि वो अकेला रहता था, उसकी मदर होम टाउन में रहती थी, और अपने ऑफिस में भी एट टाइम्स गर्ल्स को लेके आता है। ही इज़ अ रेगुलर ड्रिंकर, वो रेगुलर ड्रिंक करता है। और जब ये रिपोर्ट हमने क्लाइंट को दी, हमने रिपोर्ट क्लाइंट को दी कि हमने क्लाइंट को सेव करा कि उसकी लड़के की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट को दे रहे हैं, लड़के का पर्पस जो है सिर्फ और सिर्फ मनी है। उस ऑस्ट्रेलिया वाली लड़की को उस ऑस्ट्रेलिया वाली लड़की को जब हमने क्लाइंट को ये इन्फॉर्मेशन दी कि लड़के का जो पर्पस है, क्योंकि सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, वो ड्रिंक भी करता है, वो वेमेनाइजिंग में भी है, वो डिवोर्सी भी है, उसके कोई फाइनेंशियल्स ही नहीं है, लोन्स चल रहे हैं, प्रॉपर्टी भी उसकी रेंट की प्रॉपर्टी है, गाड़ी भी यूज्ड कार ले रखी है उसने मर्सिडीज सिर्फ दिखाने के लिए। तो हमें लगा कि क्लाइंट को खुश होना चाहिए कि वो बच गई कि एक लड़के से शादी करना जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसों के लिए वहां जाना था। व्हाट शी डिड, उसने हमारी वो सारी रिपोर्ट एज इट इज सब्जेक्ट को, यानी उस लड़के को दे दी। अरे उस लड़के को उसने पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि मैंने देखो ये तुम्हारी इस कंपनी से इन्वेस्टिगेशन कराई थी, ये उन्होंने तुम्हारे बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी है, तो और ये मैंने उसके लिए आप उनको पेमेंट करी थी। इवन उसने पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स भी दे दी कि मैंने स्ल्यूथ्स को ये पेमेंट्स दिए हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मतलब ये तो नमाज पढ़ने गई हैं आप और रोजे गले लग गए। आप यही कह सकते हो, क्योंकि हमें लगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन से किसी लड़की की लाइफ सेव हो गई। बट जब रिपोर्ट क्लाइंट को हमने दी, हम हमेशा जब क्लाइंट को रिपोर्ट देते हैं, जब वो कंफर्म करते कि केस रिपोर्ट मिल गई सब ओके, हम केस क्लोज कर देते हैं और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, कि हमारी रिपोर्ट कहीं मिसयूज ना हो। जब थोड़े टाइम के बाद वो सब्जेक्ट का जो लड़का है उसका मेरे पास फ़ोन आया एंड ही स्टार्ट थ्रेटनिंग मी कि तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल ली, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, तुम मेरी प्रिवेसी वो इन्वेड कर रहे हो, तुमने मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को कैसे दे दी मेरी बिना परमिशन के। वी वर शॉर्ट कि क्लाइंट के ने सब, और उसने हमने बोला कि आप कौन हो और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे है कि हमने आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी है। उसने वो सारी रिपोर्ट जो हमने क्लाइंट को दी थी, वो रिपोर्ट, हमारी पेमेंट रिसीट्स जो क्लाइंट ने हमें पेमेंट करी थी, वो सारे स्क्रीनशॉट मुझे भेजे, देखे ये आपने क्लाइंट को शेयर किया और ये क्लाइंट ने मुझे दिया है, और आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपको कैसा, आपका पास प्रूफ क्या है कि आपने, मैं ऐसा करता हूँ, और अगर है भी तो आप ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप ये क्लाइंट को कैसे दे सकते हो किसी थर्ड पर्सन को मेरी बिना परमिशन के। वो अपनी जगह ठीक था। लेकिन हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी थी वो ऑन पब्लिक प्लेसेस करी थी, हमने कोई भी उसकी प्राइवेट एरिया नहीं चेक किया था। हमने जैसे उसके सर्वेंट से, उसके नेबर से, उसके ऑफिस में स्टाफ से, वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर करके क्लाइंट को दी थी, विच इज़ लीगल, हम कर सकते हैं ये। और वो इन्फॉर्मेशन, हमारी उस इन्फॉर्मेशन से उस लड़की की ज़िंदगी सेफ हो रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाली जिन मैडम ने, जो आपकी क्लाइंट थी, जिन्होंने इस लड़के की, पंजाब वाले की, पंचकुला वाले की जासूसी आपसे करवाई थी शादी से पहले, की वो फंस तो नहीं रही किसी गलत हाथों में, और वो फंस रही थी, आपने एस्टेब्लिश कर दिया उनसे, आपने एक लीगल एग्रीमेंट जो आप कहते हो कि हम किसी का भी कोई केस टेक ओवर करते हैं हमारी कंपनी, तो वो लीगल आप एक लिखवा लेते हो। बिल्कुल, हम एक टर्म्स एंड कंडीशन अपनी साइन करवाते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन वो सब्जेक्ट को शेयर नहीं करेंगे, और जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो पब्लिक ओपन सोर्स से ही करेंगे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ही जिससे लेंगे, किसी की प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी इन्वेड ना हो, किसी की प्राइवेसी में कुछ भी नेगेटिव तो ना हो। ऑस्ट्रेलिया वाली मैडम तैश में आके ये सब कर गई, आपको भी फंसा दिया, और आप तो शेर का शिकार करने चले, शिकार हो गए। हमने फिर क्लाइंट को कांटेक्ट किया,
हमने उन्हें बताया कि आपने खुद ये टर्म्स एंड कंडीशन साइन करे हैं, आपका कोई राइट नहीं था कि आप हमारी इन्फॉर्मेशन आगे उसको पास ऑन करें जो हमने आपको दी थी। प्लस मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने एक तो आपको सेव किया कि एक गलत पर्सन आपको शादी कर लेता तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती, और आप उल्टा हमें ही वो फ़ोन करके हैरेस कर रहा है। सो वी इन्फॉर्म्ड द क्लाइंट। सो उसके बाद क्लाइंट ने जो भी उस पर्सन से बात करी होगी हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद उसने हमें दोबारा कॉल नहीं किया। लेकिन आपके लिए जासूसी की दुनिया में बहुत बड़ा सबक मिला। एक खूबसूरत लड़की का दिमाग जो है वो चारों तरफ खुल गया, एक सीख मिली। एक सीख है हमें भी, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये समझे कि हमारा जो काम है वो सच अपने क्लाइंट को देना है। लेकिन क्लाइंट का काम तो ये नहीं है कि निधि जैन जासूस ने जो काम निकाल के दिया है इन्फॉर्मेशन वो आगे बांट दे। बिल्कुल, वही चीज़ हमने क्लाइंट को बताई, और ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में बिल्कुल क्लियर है कि जो इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट को दे रहे हैं, वो आगे किसी को डिस्क्लोज़ ना करें। एंड अगर इस चीज़ में देखा जाए तो हमारी वजह से क्लाइंट की लाइफ़ सेव हो गई, बट वो उसने अपने इमोशंस में आके आगे इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट को शेयर कर और दी। आपका गला लगा दिया चाक करने पे कि आप इनको घेर लीजिएगा। हो कह गया ना? सकते हैं, हाँ, कह सकते हैं। निधि, लीगल बहुत चीजें आती हैं इसमें। इसी केस से एक मतलब केस स्टडी के तौर पे लें, लीगल चीजें बहुत आती हैं। जासूसी की दुनिया में आप एक कंपनी जासूसी की चला रही हैं, डिटेक्टिव कंपनी चला रही हैं, बहुत बड़े लेवल की इंटरनेशनल केसेस आप देखते हो। सवाल ये है कि निधि जैन इन लीगल लेकुनास से, प्रॉब्लम से आप कैसे फेस करते हो? आप दूसरों की चीजें, दूसरों की मदद कर रहे हो, एक से निकाल के दूसरे को दे रहे हो, हेल्प हुई, लेकिन आप इसमें कहीं लीगल फंसते हैं तो उसके लिए क्या आपके पास शेल्टर है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम जो भी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन से ले रहे हैं। यानी हम आस-पड़ोस से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, पब्लिक जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, वो निकालते हैं। तो कहीं भी हम किसी की प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर रहे। सेकंड, हम जब भी इन कोई केस बुक करते हैं, तो हम सबसे पहले क्लाइंट से उसका पर्पस समझते हैं, उसका रिलेशनशिप जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, वो क्यों ये इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, वो सारी चीज़ें समझने के बाद ही केस बुक करते हैं। ताकि कहीं पर भी कोई भी एक लीगल टिप ना आए। जैसे हमारा जो अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हम हस्बैंड वाइफ के ऊपर करा रहे हैं तो हम कर सकते हैं, वाइफ हस्बैंड पे करा रही है तो हम कर सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों पे करा रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स पे करा रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ब्लड रिलेशनशिप है तो हम कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई रैंडम पर्सन आके हमें बोले, जैसे आप मुझे आके बोलो मेरे हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन कर दो, आपका उनसे कोई लिंक नहीं है तो मैं उनके ऊपर क्यों इन्वेस्टिगेशन करूंगी। मतलब कनेक्टिविटी आपको दोनों पार्टी में मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। यहाँ पर वो उसका फियांसी था, हमने प्रूफ लिए थे कि वो फियांसी है रिलेशनशिप में, तब हमने इन्वेस्टिगेशन करी। और वैलिड रीजन होना चाहिए। वैलिड रीज़न होना चाहिए, अदरवाइज़ हम किसी के भी कहने पे किसी के भी ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। आपने जासूसी की दुनिया की सब चीजें बताई नहीं थी, आपने क्या कंपनी का कुछ नाम बता रहे थे, आपकी डिटेक्टिव कंपनी कहाँ, हमारी कंपनी का नाम है स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स। ये कब से रन कर रही है इंडिया में? देखिए, ये कंपनी तो इंडिया में रन कर रही है 1997 से। मैं इस कंपनी में 2000 में जुड़ी हूँ। कहाँ कहाँ के केसेस आपको वर्ल्ड में अभी तक आपने कर लिए आपकी कंपनी ने? हम इंडिया में भी सारी सिटीज़ के करते हैं, और अक्रॉस द वर्ल्ड हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ पर डिटेक्टिव एजेंसीज पॉसिबल हैं काम करना, वहाँ सारी जगह करते हैं। जैसे यूएई है, यूएई में डिटेक्टिव प्रोफेशन इज प्रोहाइबिटेड, तो हम यूएई में नहीं करते, बट यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूरोप है, हर जगह हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में हम काम करते हैं। क्या इंडिया में आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, डिटेक्टिव एजेंसी, ठीक है, जासूसी कंपनी, आप बाहर जैसे दुबई चले गए, पाकिस्तान चले गए या किसी और कंट्री में जहाँ प्रोवाइडेड नहीं है जासूसी, वहाँ आप कैसे कनेक्ट करते हैं? आपकी ही टीम काम करती है वहाँ जाके, या फिर वहाँ कोई इंटरकनेक्टिविटी अदर स्पाई एजेंसी वहाँ होती है जिससे आप मदद लेते हैं? लोकल एक इंटरकनेक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पे क्या देखिए, सिस्टम जानना चाहिए? हमारा जो है, हमारा टाई अप है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव से। हम खुद भी डब्ल्यूएडी के मेंबर हैं, विच इज़ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स। तो अगर उन्हें हमें वहाँ पर कुछ भी काम कराना होता है, जैसे यूएस है, यूके है, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं, वहाँ की जो एजेंसी है उनसे काम कराते हैं। ऐसे ही अगर उन्हें इंडिया में कुछ काम कराना है वहाँ की एजेंसीज को, से एग्जाम्पल यूएसए की किसी डिटेक्टिव एजेंसी को इंडिया में काम कराना है, तो हम उनके लिए काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी टीम वहाँ जाके काम करेगी, वहाँ की जो लोकल एजेंसी है वो काम करेगी। कुछ केस में ऐसा होता है जहाँ पे क्लाइंट चाहता है कि इंडिया से हमारी टीम उनके साथ ही फ्लाई करे, तब उस कुछ बहुत ही रेयर केसेस होता है जिसमें हम टीम को भेजते हैं जो साथ में ही ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बट मोस्टली केसेस में वहाँ की लोकल टीम को, लोकल डिटेक्टिव एजेंसी को ही हायर किया जाता है। जासूसी कंपनी, डिटेक्टिव कंपनी और डिटेक्टिव या स्पाई,
इनको हायर करने की जरूरत कब और क्यों पड़ती है किसी को दुनिया में, जब पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ऑलरेडी हर कंट्री के पास मौजूद हैं? देखिए, पुलिस की अपनी लिमिटेशंस हैं। पुलिस वो काम नहीं कर सकती जो हम कर सकते हैं और हम वो काम नहीं कर सकते जो पुलिस कर सकती है। मैं सिर्फ़ आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आपको शादी से पहले अपने किसी का बैकग्राउंड चेक कराना है, जिसे हम प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डेफ़िनिटली पुलिस के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन करे। अब आते हैं पोस्ट मैरिज केसेज़ में। पोस्ट मैरिज केस में जहाँ पर हस्बैंड-वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है, हस्बैंड का कहीं अफ़ेयर है, वाइफ चाहती है कि एविडेंस देना कोर्ट को ताकि हस्बैंड का अफ़ेयर चल रहा है। ऑब्वियसली पुलिस तो पीछे नहीं करेगी, किसी को फॉलो नहीं करेगी एविडेंस निकालने के लिए, वहाँ पर हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। बहुत सारे केसेज़ होते हैं जहाँ पर जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, घर में छोटी-छोटी चोरियाँ हो रही हैं, जो पता ही नहीं कौन कर रहा है, उसमें हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है क्योंकि पुलिस आएगी, आप एफआईआर करोगे, पुलिस आएगी, वो तो ओपनली पूछेगी। हमारा काम क्या है, डिस्क्रीटली कौन एक्चुअली कल्प्रिट है उसको ढूँढना ताकि सही पर्सन ना फँसे और जो गलत पर्सन है जिसने एक्चुअली किया है उसे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेडी जासूस निधि जैन ने या उनके जासूसों ने किसी घर में जासूसी की फैक्ट्स निकाल के ले आए। फॉर एग्जांपल, एक कोई लेडी नर्स रखी हुई है फीमेल घर में किसी बुजुर्ग की मदद के लिए, और फैक्ट्स आपने निकाल के दे दिए कि गड़बड़ कर रही है वहाँ उसके साथ, बुजुर्ग के साथ। तो वो फैक्ट्स अगर केस पुलिस तक पहुंचता है तो आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो कहाँ स्टैंड करती है मदद में लीगली? देखिए, हम जो एविडेंस देते हैं, जैसे अब आपने मुझे ये एग्ज़ाम्पल दिया, हाँ, कोई चोरी कर रहा है, तो जो एविडेंस है कि हम उसमें रिकॉर्डिंग करके दे रहे हैं कि वो लेडी चोरी कर रही है, सामान उठा रही है घर से, चोरी हो रही है, फिंगरप्रिंट्स उसके मैच कर रहे हैं, जहाँ से चोरी हुई है वहाँ के उस पे से एग्ज़ाम्पल एक ज्वेलरी बॉक्स है, बॉक्स में से ज्वेलरी चोरी हुई है और उसमें फिंगरप्रिंट्स उस बॉक्स पे हमने निकाले कि उसी सर्वेंट के मैच हो रहे हैं, तो इट्स अ एविडेंस कि उसने चोरी करी है। या फिर हमने घर में स्पाई कैमरा लगा दिया और हमारे स्पाई कैमरा में रिकॉर्डिंग आ गई कि वो लेडी वो जो सर्वेंट है वो सामान उठा के लेके जा रही है, तो इट्स एविडेंस। सो डेफिनेटली ये पुलिस को हेल्प करेगा कि उसने चोरी करी है। समझ रहे हैं ना भैया? जासूस निधि जैन कहाँ काम आ सकती हैं, या इनके जैसे और जासूस? आपके घर में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा ना, आपको शक है, पुलिस नहीं आएगी तब तक जब तक बिल्कुल आप हलाक नहीं हो जाएंगे, बड़ी डकैती नहीं पड़ जाएगी। लेकिन आपके घर में कुछ गड़बड़ है अंदर और आपको शक है लेकिन सबूत नहीं है आपके पास, तो सबूत जुटाने का काम निधि जैन जैसे जासूस और इनकी कंपनियां, इनकी टीम करती है। समझ में आया? दुनिया के किसी भी देश की कोई भी एजेंसी और पुलिस जो काम नहीं कर सकती है वो जासूस निधि जैन करती हैं, और निधि जैन जो काम कर सकती हैं जासूस के तौर पे वो किसी पुलिस और एजेंसी, जांच एजेंसी जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसके बस की बात नहीं है। निधि, मैं आपकी बात सही समझा? काफ़ी हद तक। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक केस बताती हूँ, हमने अभी रिसेंटली ही किया है। एक फैमिली एक मतलब पेरेंट्स अकेले रहते हैं इंडिया में, मदर अकेली इंडिया में रहती थी। उनका बेटा हमारे पास आया, इनफैक्ट हमारी वीडियो कॉल उनसे हुई थी, वो अब्रॉड में रहता था। ही सेड उसने वीडियो कॉल पे हमें बताया कि उसकी मदर अकेली रहती हैं, दिल्ली में रहती हैं एंड ऑफ लेट ऐसा हुआ है कि उसकी मदर ना नॉर्मल नहीं है, जबकि वो बहुत हेल्दी लेडी हैं, अकेले अपना पूरा घर सँभाल रही हैं, अपनी डोमेस्टिक हेल्प के साथ वहाँ पर घर पर रहती हैं, सारे काम देखती हैं, सब काम करती हैं। बट ऑफ लेट ऐसा हुआ है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा टाइम सोती रहती हैं या बेहोश रहती हैं, सेंसेस में नहीं रहती और उनके घर से छोटी-छोटी चीज़ें चोरी हो रही हैं। कभी उनकी रिंग गायब हो जाती है, खाने-पीने की चीज़ें तो डेफ़िनेटली बहुत लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प ले गई, पता नहीं चला। बट क्या हुआ है, कभी उनके जैसे पैसे रखे हैं, 10,000 रखे, उसमें से ₹500 कम हो गए या ₹1000 कम हो गए। कभी उनकी गोल्ड की रिंग चली गई, जो उन्होंने चेन निकाल के रखी थी, साइड में चेन ही नहीं मिल रही है। और वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन सो रही हों, नॉर्मली बात नहीं कर पा रही हैं, जबकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ नॉर्मल आए हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। उनके घर में 3 डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कर कौन रहा है। डोमेस्टिक हेल्प कुछ कर रही है क्या, या कौन क्या कर रहा है, कोई बाहर से आके कोई उनके ऊपर कुछ कर रहा है, उन्हें ये नहीं पता। तो हमारा काम ये था, ये फाइंड आउट करना कि उनके घर में चल क्या रहा है, कोई डोमेस्टिक हेल्प उनकी सामान चोरी कर रहा है या क्या दिक्कत क्या हो रही है। ये कहाँ से आया था रिक्वेस्ट आपके पास? हमारे पास ये रिक्वेस्ट आया था यूएस से, और जो लेडी थी, जो उनकी मदर थी, वो बॉम्बे में रहती थी, तो हमें वहां पर ये इन्वेस्टिगेशन करनी थी। क्या निकला रिजल्ट? कैसे हम घुसे इस घर में आप?
हमने उनके पूरे घर में स्पाई कैमरास लगाए, उनके किचन में, उनके ड्राइंग रूम में, कॉमन एरिया में, हर जगह हमने स्पाई कैमरास लगाए उनकी डोमेस्टिक हेल्प की एब्सेंस में, ताकि उन्हें पता ना चले कि घर में कोई कैमरास हैं। सीसीटीवी उनके घर में थे नहीं, अगर सीसीटीवी लगाते तो सबको पता चल जाता। तो हमने हर जगह स्पाई कैमरास लगाए। छोटे-छोटे कैमरास होते हैं जो किसी को नहीं दिखते हैं। फिर क्योंकि क्लाइंट खुद यूएस में रहते थे तो वो एक्सेस नहीं कर सकते थे कि 24 घंटे कैमरा वॉच कर रहे हैं कि चल क्या रहा है रूम में। तो उन्होंने हमें ही रिक्वेस्ट किया कि कैमरा चेक करते रहें, हम रेगुलर चेक रखें कि हो क्या रहा है। हमारे पास ये चीज़ नॉर्मल थी कि हमने देखा कि उनके घर में जो 24 घंटे की एक सर्वेंट है, वो जैसे पैसे रखे हैं, उसमें से ₹500 निकाल लिए, ₹200 निकाल लिए, वो कर रही थी। वो सारे एविडेंस हम रिकॉर्ड कर रहे थे। घर का सामान धीरे-धीरे वो लेके जाती थी, वो भी हम रिकॉर्ड कर रहे थे, वो नॉर्मल था। लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग क्या था हमारे लिए? हमारे लिए शॉकिंग ये था कि जब वो इवनिंग में अपनी ओनर को चाय बना के देती थी, तो चाय में जैसे चाय का जहाँ पे चाय पत्ती और सारा सामान रखा है, वहाँ पे कुछ पीछे की तरफ कुछ रखा होता था। पता चल रहा था कि देखने में दूर से कैमरे में कि कोई दवाई है, जो वो निकाल रही है, जो लेकिन उसने बड़ी छुपा के अलमारी के पीछे रखी हुई है, वो निकालती है। उसमें से रोज़ एक गोली निकालती है, उसको पाउडर बनाती है और वो चाय में मिक्स करती है और वो हमारे जो क्लाइंट की मदर हैं, उनको देती है। हमने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, वो रेगुलर वही चल रहा था। फिर वो हमने क्लाइंट को वीडियो भेजी कि आप जानते हैं कि आपकी मदर को कोई ऐसी मेडिसिन दी जाती है, जो मदर की नॉलेज के बिना हो, या उनको कोई मेडिसिन उन्होंने बोला हुआ है सर्वेंट को देने के लिए, जिसमें तो नींद और नशा हो। कुछ भी, वो हम नहीं कह सकते थे, बट कि कुछ ऐसा पाउडर दिया जा रहा है। हमने क्लाइंट से पूछा, क्लाइंट ने बोला कि नहीं, माय मदर इज़ बिल्कुल, शी इज़ परफेक्टली फाइन, वो बिल्कुल हेल्दी हैं, उनको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी शी इज़ अदरवाइज़ ओके, शी इज़ जस्ट 65 एज। उन्हें अगर कुछ मेडिसिन लेना होगा तो वो सर्वेंट से क्यों बोलेंगी, वो खुद लेंगी। तो उन्हें भी समझ नहीं आया कि ये है क्या। तो उसके बाद क्लाइंट अर्जेंटली वापस इंडिया आए। उन्होंने वहाँ पर जाके, जब सर्वेंट वो नहीं थी, उसकी एब्सेंस में अलमारी चेक करी, तो अलमारी में उन्हें एक पत्ता मिला दवाई का, जो बड़ा छुपा के रखा गया था। उसमें जो मेडिसिन थी, दैट इज़ प्रीगाबापिन। हमने जब उसके बारे में स्टडी किया तो वी फाउंड कि ये जो मेडिसिन है, ये एक नर्व रिलैक्सेंट होती है, जिससे नींद भी आती है। और नसों को शांति देती है। नसों को शांति देती है और उससे नींद आती है। तो पूरा टाइम जो पर्सन है, जो दवाई लेता है, जिसको आदत नहीं है, वो ड्राउजी फील करता है, सोता रहता नींद है। बेहोशी में। हाँ, और हमने जब और क्लाइंट की मदर के साथ भी यही था कि वो थोड़ा ड्राउजी रहती थी, हर टाइम उन्हें लगता था जैसे उन्हें नींद आ रही है, कहीं पर भी बैठ के सो जाती थी। तो उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को बुलाया, पुलिस को रिकॉर्डिंग दिखाई, सर्वेंट को वहाँ पर बुलाया, पूछा कि ये क्या है? तो तब सर्वेंट ने बताया, क्योंकि वो पूरे 24 घंटे की उनकी डोमेस्टिक हेल्प थी, आंटी उसको कुछ ना कुछ पूरा दिन काम देती रहती थी, क्योंकि वो घर पर है तो काम तो करना ही है। तो इसीलिए उसने एक केमिस्ट शॉप से दवाई पूछी और वो रोज़ ये दवाई उनको देती थी, ताकि आंटी पूरा टाइम सोती रहें और वो घर में आराम से रहे। और जैसे-जैसे उसे मौका मिलता था, वो उसने तभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो सामान चुराती थी। फिर हमने उसको वीडियोज़ दिखाई कि देखो, आप ये सामान चुरा रहे थे। देन शी एडमिट कि येस, जैसे उसे मौका मिलता था, वो ऐसे थोड़ा-थोड़ा सामान ले जाती थी। क्या हुआ इस केस का अंत? हमने क्लाइंट को सारे वीडियोज़ दे दिए। शी वाज़ वेरी हैप्पी एंड इनफैक्ट ही वाज़ वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मदर को कैसे बचाए। क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, मदर अब्रॉड जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो इंडिया में ही रहना चाहती थी अपने अकेले, और उसको ये समझ नहीं आता कि उसकी मदर के साथ ये सब हो क्या रहा है। निधि जैन, फिर बताना चाहूंगा जो दर्शक अभी स्टेट मेरे हिंदी पे जुड़े हुए हैं कि हमारे खास कार्यक्रम पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा में आप रूबरू हो रहे हैं बेबाक तरीके से बात कर रही बहुत कम उम्र की लेकिन बहुत अनुभवी महिला जासूस निधि जैन से, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि बाहर भी बहुत देशों में अपनी सेवाएं दी हैं, मदद करती हैं, जासूसी करती हैं, लेकिन बेजा इस्तेमाल के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि आप किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, वो आदमी कहाँ आता जाता है और उसकी लोकेशंस आप निकलवा लें निधि जैन से पैसा देके। आप खुद फंस सकते हैं, ऐसी कोशिश मत करिएगा। निधि, एक सवाल आता है, चोर के ऊपर मोर एक कहावत है। आप जासूसी करती हैं, आपके पति नमन जैन भी इसी कंपनी में हैं, वो भी जासूसी करते हैं, कराते हैं। कभी निधि जैन ने नमन जैन की जासूसी? नहीं, मुझे ऐसी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम 24 घंटे साथ में रहते हैं। अच्छा, छोड़ते ही नहीं है इसलिए जासूसी? इसीलिए जासूसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नमन ने कभी शादी से पहले कोशिश की? नहीं। मतलब शादी से पहले खुद अपनी जासूसी करी आपस में
और तय कर लिया कि हाँ, हम चल सकते हैं आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा शादी से पहले 3 साल का कोर्टशिप पीरियड था। बहुत अच्छे से एक-दूसरे को सोच समझ कर ही हमने अपना लाइफ़ पार्टनर चुना है और अब 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, हम साथ में ही हैं। लेकिन नमन जैन से जब मैं मिला हूँ तब ये बातें आती हैं कि वो सारी बातें जासूसी की करते हैं। ऐसा लगता है माइंडसेट हो गया है। तो आप एक जासूस पति को जासूसी की दुनिया की ज़िंदगी में आप कैसे, मतलब एक पर्सनल लाइफ़ भी है ना, तो आप तो जब डिस्कस करते होंगे घर में तो जासूसी उसको घेरना है, उसका करना है, उसका करना है, तो आप अपना घर और कंपनी कैसे चला पा रहे हो? सब 24/7 तो आप जासूसी में हैं। पर्सनल लाइफ़ क्या है? देखो ये बात सही है कि होता यही है कि हम जब भी मोस्टली साथ में बैठते हैं तो 90% बातें केस से रिलेटेड ही होती हैं। अच्छा उस केस में क्या करना है, वो एक अलग केस है, उसको कैसे हैंडल करना है, उस क्लाइंट से क्या बात हुई, तो कहीं न कहीं घूम फिर के हमारा प्रोफ़ेशन बीच में आ ही जाता है। लेकिन धीरे-धीरे अब हमने बिकॉज़ इतना लंबा टाइम हो गया है, ये होता है कि शाम को ऑफ़िस के बाद 2 घंटे कोई फ़ोन नहीं, सिर्फ़ फैमिली के साथ और इन्वेस्टिगेशन और केस से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। हमने एक रूटीन बनाया हुआ है कि हम उसके बारे में और कोई बात नहीं करेंगे और बिकॉज़ इतने सारे केसेस चलते हैं, दिमाग पे इतना प्रेशर रहता है केसेस का, तो हम बहुत क्लियर होते हैं कि हर महीने 2 दिन के लिए हम कहीं न कहीं अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए जाएँगे, ताकि जहाँ पर केस से रिलेटेड और बिज़नेस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बात ना हो या कम से कम हो। फैमिली में आप हस्बैंड वाइफ के बीच में और कोई है घर में? कौन-कौन? डॉटर है, मदर इन लॉ है, हम चारों ही हैं। तो हम जब शाम को साथ में बैठते हैं तो ये क्लियर ही होता है कि बिज़नेस से रिलेटेड कोई बात नहीं होनी डॉटर चाहिए। कितनी बड़ी है? वो 21 इयर्स की है, लॉ कर रही है। अच्छा, हाँ जी। और आप खुद 21 साल की हैं, डॉटर 21 साल की है। ये साइंस थोड़ा-सा बायोलॉजिकल बड़ा। इससे मुझे ना आपका ये बात से बार-बार एक इंसिडेंस याद आता है। हमारे ऑफ़िस में एक लेडी थी, शी इज़ वेरी एल्डर लेडी, हर नेम वाज़ जया डे। तो जब भी कोई क्लाइंट ऑफ़िस में आता था और मुझे देखता था एज़ अ डायरेक्टर कि मुझसे केस डिस्कस करना है, तो उसकी शक्ल थोड़ा-सा मतलब उन्हें लगता था कि उनके सामने जिससे वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक छोटी बच्ची है, इमैच्योर है। तो वो हमेशा यही एक एग्ज़ाम्पल देती थी कि सर प्लीज़ डोंट गो ऑन हर लुक, गो ऑन हर एक्सपीरियंस। वो जैसा दिखती है वैसा नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें पता कर देंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बारे में भी। अच्छा, मम्मी-पापा की जासूसी जब आप लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो नीचे ऐसा तो नहीं बेटी कभी अपना सिकुड़ के बैठ गई और सुन रही हो आपकी बातें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमसे इतना मतलब बचपन से ही वो देखती आ रही है कि हम इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, सारी इन्वेस्टिगेशन सबके बारे में करते हैं, तो उसे पता है कि वो कुछ भी छुपाएगी, हमें पता चल जाएगा। तो हर चीज़ वो आके खुद ही बता देती है, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, इससे पहले आप मुझे बताओ कि तुम ये कर रहे थे, वो खुद ही बता देती कि मैंने ये सब किया है। हाँ, मतलब जासूसों का परिवार जो है मियाँ-बीवी का, वो भी जासूसी के खौफ के साए में आगे बढ़ रहा है। इससे तो ये निकल के आई, आपने सच बताया। उसे उसे पता है ना, इससे पहले मैं पकड़ी जाऊँ, मैं खुद ही बता देती हाँ, हूँ। तो इसलिए कहीं गड़बड़ होने की ज़रूरत ही, मतलब कोई गुंजाइश बची नहीं है कि एग्ज़ैक्टली। पतिदेव इसलिए नहीं करेंगे कुछ गड़बड़ क्योंकि बीवी जासूस है, और बीवी को पता है कि पति जासूस है, तो यहाँ अपनी जासूसी से तो कम से कम कराने या होने से बचे रह सकते बचे हैं। रह सकते हैं। चलो, कोई आज की तारीख में एक जो मॉडर्न कल्चर आया है, उसमें ज़बरदस्त है वाइफ स्वैपिंग, बीवियों की अदला-बदली, हाई सोसाइटी में। कभी कोई केस आया कि जब ऐसा पाला पड़ा हो या इससे लिंक्ड कुछ, ज़रूरी नहीं मतलब पता लगा कि हस्बैंड वाइफ ही अपना लगे हुए हैं वाइफ स्वैपिंग में, आगे अपने बच्चों का रिश्ता करने में लगे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, और वो जासूसी आपसे करा रहे हैं होने वाले दामाद की। लड़की की लड़का देखने गए हैं, पता लगा वो खुद भी, ऐसा कुछ कभी केस नज़र में, कोई स्टडी? देखो ऐसे ना बहुत रेयर केसेस होते हैं, इसलिए दिमाग में रह जाते हैं। तो बिकॉज़ ये कल्चर इंडिया में है नहीं, हम देखा जाए तो ये कल्चर इंडिया में कभी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, होती हैं। इससे मुझे याद आता है एक केस हमने किया था, काफ़ी टाइम हो गए, हमने केस किया था। उसमें पेरेंट्स हमारे पास आए, वेरी बिग बिज़नेस फैमिली। उनके बेटे की शादी हो रही थी, अरेंज मैरिज थी। जिस लड़की से शादी हो रही थी, वो उस लड़की का और उसकी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड चेक कराना चाहते थे। क्योंकि अरेंज मैरिज थी, बॉय अगर एक बहुत बिग बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करता था, तो डेफ़िनिटली गर्ल भी बिज़नेस फैमिली की होगी और एक बहुत हाई हाई प्रोफ़ाइल बिज़नेस फैमिली की होगी। तो हमें उस गर्ल का और फैमिली का बैकग्राउंड चेक करना था कि सारे एस्पेक्ट्स में फ़ाइनेंशियली, कैरेक्टरी, मॉरली सब ठीक है या नहीं है। तो हमने जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, तो एवरीथिंग वाज़ वेरी परफ़ेक्ट, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, गर्ल का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, कैरेक्टर, कंडक्ट
नेचर सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव था। तो हमने गर्ल की तो बहुत क्लियर रिपोर्ट दी थी कि गर्ल बहुत अच्छी है एंड परफेक्ट है, आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन जब हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी तो हम फैमिली का भी बैकग्राउंड चेक करते हैं डेफिनेटली कि पेरेंट्स की नेचर कैसी है, पेरेंट्स का कैरेक्टर कंडक्ट कैसा है। तो जब हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमारे एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर ने, क्योंकि बहुत सारी अलग-अलग जगह टीम्स काम करती हैं, गर्ल पे अलग कर रही है, फैमिली पे अलग कर रही है, फाइनेंशियल अलग चेक होते हैं, बहुत सारी ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं। तो एक हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर ने आके बताया, जो इसके पेरेंट्स पे इंक्वायरी कर रहा था, कि उनके घर में उनके ड्राइवर ने बताया है इंक्वायरी पे कि उसके जो पेरेंट्स हैं, लड़की के जो पेरेंट्स हैं, एट टाइम्स ऐसा होता है वो किसी क्लब से जुड़े हुए हैं और वो वंस इन अ मंथ या वंस इन अ 2 मंथ कहीं पर जाते हैं किसी भी अच्छे क्लब में, और वहाँ पर जब वो मैडम और सर बाहर आते हैं, यानी लड़की के पेरेंट्स जब बाहर आते हैं, तो सर किसी और लेडी के साथ अलग कार में चले जाते हैं और जो मैडम है वो किसी और मेल पर्सन के साथ अलग कार में चली जाती हैं। तो ये चीज़ हमें बड़ी अजीब लगी कि ऐसा क्यों हो सकता है, और हमें फिर ये भी लगा कि ड्राइवर्स और जो डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं, लूज़ टॉकर्स भी होते हैं। हो सकता है वो किसी काम से गए हों और वो कुछ भी इस चीज़ को बना के बता रहे हों। तो हमने फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। हमने उनको, हस्बैंड वाइफ को, यानी लड़की के पेरेंट्स को रेगुलर शैडोइंग पे रखा, उनकी रेगुलर सर्विलेंस करी, प्लस जिस क्लब में वो जाते थे वहाँ पर इंक्वायरी करी। तो हमारे लिए भी ये एक शॉकिंग चीज़ सामने आई कि वो जिस क्लब से जुड़े हुए थे, उनका एक अपना एक 10-12 कपल्स का ग्रुप था, जिसमें वो कपल स्वैपिंग में थे। यानी मतलब हस्बैंड किसी और की वाइफ के साथ और वाइफ किसी और के हस्बैंड के साथ जाते थे। तो अब जब हमने ये चीज़ क्लाइंट को बताई तो क्लाइंट भी शॉक था, हम खुद ही शॉक थे। हमारे लिए वन ऑफ रेयर केस था। क्लाइंट भी शॉक हो गया, तो क्लाइंट ने कहा कि मुझे इसके एविडेंस चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा उस गर्ल के साथ इमोशनल हो गया, हमारा रिलेशनशिप काफ़ी आगे बढ़ गया है, हम रिश्ता पक्का करने वाले हैं, तो हमें इसके एविडेंस चाहिए ताकि हम अपने बेटे को समझा सकें। फिर हमने रेगुलर उसके पेरेंट्स को सर्विलेंस पे रखा। हमने 10 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़ जब रेगुलर सर्विलेंस करी, तो 1 महीने के बाद वो इंसिडेंस हमें मिला कि वो एक क्लब में गए, और जब वो क्लब से बाहर आए, तो जो हस्बैंड है वो किसी और फीमेल के साथ एक अलग कार में गए और जो वाइफ है किसी और मेल के साथ अलग कार में गए। हमारी दोनों टीम ने, एक ने हस्बैंड को फॉलो किया, एक ने वाइफ को फॉलो किया, एंड वी वर शॉक्ड कि वो दोनों अलग-अलग होटल्स में, अलग-अलग 5 स्टार होटल्स में उन दोनों ने चेक इन किया। हस्बैंड ने किसी और लेडी के साथ चेक इन किया और वाइफ ने किसी और मेल पर्सन के साथ होटल रूम में चेक इन किया। तो हमने वो सारी वीडियोस, अंदर होटल में एंट्री करते हुए, फिर वो पूरी रात वहाँ रहे, फिर बाहर मॉर्निंग में बाहर निकलते हुए, वो वीडियोस अपने क्लाइंट को सबमिट करी, विच वाज अ वेरी क्लियर प्रूफ। कोई भी फीमेल या मेल किसी और के साथ किसी रूम में क्यों रहेगा ओवरनाइट? दैट्स ट्रू कि दे वर इनटू दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। और आप एंट्री और एग्जिट दोनों दे रहे हैं कपल्स के? हाँ जी, विद डेट एंड टाइम। डेफिनेटली प्राइवेट एरिया हम एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज अगेंस्ट लॉ। तो बस एंट्री करते हुए और एग्जिट करते हुए हमने दोनों के साथ में फोटोज। बड़ा गजब केस निधि बताया आपने कि लड़के वाले अपनी होने वाली बहू का जासूसी करा रहे हैं कि वो गलत तो नहीं, कैरेक्टरलेस नहीं है, लेकिन वहाँ मम्मी और पापा वाइफ स्वैपिंग में लगे हैं। पापा किसी और औरत के साथ जाते हैं और मम्मी किसी और आदमी के साथ जा रही हैं। हाँ, और हमें ये, मतलब एक बीइंग फीमेल, मुझे थोड़ा सा पर्सनली ये हिट भी किया कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, बट उसका रिश्ता टूट गया। yes. जबकि लड़की बिल्कुल हर एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छी थी, बट रिश्ता टूट गया क्योंकि फैमिली ऐसी थी। हाँ, मतलब जो करने गए उससे 4 कदम आगे जो जासूसी में आपकी चीजें निकल के आई, वो गजब थी, दिमाग को हिला देने वाली थी कि आखिर समाज जा कहाँ रहा है। बिल्कुल, हमें खुद भी, हम जैसे केसेस करते हैं तो यही लगता है कि हमारी सोसाइटी जो इतना रिच है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, फैमिली वैल्यूज, वो आज की डेट पे कहाँ जा रही है कई बार पता ही नहीं चलता। हमारे लिए भी शॉकिंग होता है ये चीज़ें सुनना। हाँ, आज लोग ये कहते हैं कि मॉडर्न जनरेशन जो है, लड़के लड़की वो खराब है, लेकिन यहाँ तो मम्मी पापा गजब ढा रहे थे। आपके इस केस स्टडी से अगर निकल के आता। निधि, अमन से, आपके हस्बैंड से मेरी बात हुई थी। अमन जैन ने मुझे केस बताया था। नमन ने मेरे को एक केस स्टडी दी थी, मैं हिल गया था उसको सुन के, कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की जासूसी करवाते हैं। लेकिन क्या, आपसे सवाल थोड़ा टेढ़ा है, हो सकता है आपके पास ना भी जवाब हो, और जवाब है कोई केस स्टडी तो बताइए जरूर। क्या माँ बाप भी अपने बच्चों की जासूसी करा रहे हैं? बिल्कुल कराते हैं। कोई केस? देखो, पेरेंट्स कराते हैं और मुझे लगता है कि वो ठीक है जो कराते हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत टेंडर एज होती है और बहुत इजी होता है उनका गिरना, गलत जगह, गलत संगति में जाना।
तो बच्चों को जब तक ये समझाया नहीं जाएगा कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत हो, वो सही रास्ता कैसे देखेंगे? तो अगर पेरेंट्स ये करा रहे हैं तो सही है और कराना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को यंग एज में पता नहीं होता कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो सिर्फ़ वो करते हैं जो उनके फ्रेंड्स कहते हैं करने के लिए। वो ड्रग्स में चले जाते हैं क्योंकि पे फ्रेंड्स कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम ट्राई तो करो। बट वो फिर उसमें एडिक्शन में आ जाते हैं, फँस जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो बच्चे अपने फ्रेंड्स के कहने में, सोसाइटी में दिखाने के लिए कि ये करना बहुत अच्छा है, शो ऑफ करने के लिए कि गर्ल इम्प्रेस होगी या बॉय इम्प्रेस होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। बट ये बहुत रेगुलर केसेज़ हैं कि लोग बच्चे ड्रग्स में फँस गए, या गलत आदतों में चले गए, ड्रिंक्स में फँस गए, ड्रग्स लेने लगे। मेरे पास एक केस आया था जो थोड़ा-सा अलग था, तो कुछ जो अलग केसेज़ होते हैं वही याद रह जाते हैं। ऐसे ही एक केस हमारे पास आया था। जनरली केस आता है कि बच्चा काम कुछ नहीं करता, हमारे पैसे खर्च करता रहता है। लेकिन ये डिफरेंट केस था, इसमें पेरेंट्स में हमारे पास आए। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, वो अचानक से बहुत सारे पैसे घर में देने लगा है। जबकि वो सिर्फ़ एक ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, बट हमें नहीं समझ में आ रहा, उसका लाइफ़स्टाइल बिल्कुल अलग हो गया है, वो बहुत महँगे-महँगे कपड़े पहनने लग गया है, बहुत लेविशली स्पेंड करने लग गया है, और प्लस वो हमें भी घर में खर्चे के पैसे देने लग गया है कि अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक एवरेज मिडल क्लास फैमिली थी, मैं आपको खर्चे के लिए पैसे दे रहा हूँ। और बहुत सारे, एक होता है कि सिर्फ़ थाउज़ेंड्स में नहीं, पर मंथ वो लैक्स में पैसे घर में दे रहा है। एक एवरेज ग्रेजुएट करने वाला बच्चा अचानक से इतने पैसे कमाने लगे, तो पेरेंट्स को डाउट होगा, पता तो होना चाहिए कि कहीं वो गलत तरीके से तो नहीं कमा रहा, किसी गलत चीज़ में तो नहीं फँस गया, कोई इल्लीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा जिससे पैसे आ रहे हों। तो हमारे पास टास्क यही आया था, ये फाइंड आउट करने का कि बच्चा उनका कर क्या रहा है, कहाँ से वो पैसे कमा रहा है, और वो जहाँ से भी पैसे कमा रहा है वो राइट वे है या वो गलत तरीके से कमा रहा है। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने उसकी इंक्वायरीज़ करी, नॉर्मल था, ऐसा किसी एडिक्शन में नहीं था, अपना नॉर्मल लैविश स्पेंडिंग ज़रूर करता था, बट किसी गलत आदत में नहीं था कि एक्सेस ड्रिंकिंग कर रहा हो या ड्रग्स ले रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर लाखों में कैसे खेलने लगा? हमने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, इंक्वायरीज़ करी, सो वी फाउंड आउट कि वो एक कॉल सेंटर में जॉब करता है। और उसमें वो रात की शिफ्ट में जाता है, लेट इवनिंग जाता है, अर्ली मॉर्निंग आता है, वो एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है। तो लेकिन कॉल सेंटर में जॉब करना इज़ फाइन, तो लेकिन पैसे इतने कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारा टास्क था चेक करना। तो जब हमने उस कॉल सेंटर के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, देखा कॉल सेंटर में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कहाँ से उसको इनकम हो रही है, तो वी वर शॉक्ड टू नो दैट कि वो जो कॉल सेंटर है, इट वाज़ अ फेक कॉल सेंटर जो अमेरिकन्स को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट करता है। ओके। यस, इसीलिए उसको इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। गजब था। मतलब बुरी तरीके से एक स्कैंडल में फंसा हुआ था। बिल्कुल, बेसिकली हमने कॉल सेंटर्स जो है वो फेक कॉल सेंटर चल रहा था, और अगर देखा जाए तो वो अमेरिकन्स को बेवकूफ़ बना के ब्लैकमेल करके उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा था। निधि, जासूसी की दुनिया को आपको सब कुछ पता है, जज्बातों से भी खेलना पड़ता है, खबर चीज़ें अंदर इनपुट निकालने के लिए, सो ठीक है, और आपको कहीं कहीं कड़ा भी होना पड़ता है। मतलब एक उतार चढ़ाव रहता है, इजी नहीं है। जैसे हम लोग रिपोर्टर्स करते हैं, उसी तरीके की आपकी भी दुनिया है। बल्कि आपकी कहिए कि बस आप सरकारी नहीं हैं, अदरवाइज जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उससे भी ज़्यादा मेहनत का काम है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ में कहा जाता है कि कभी लापरवाही हो जाती है, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर क्लाइंट ने ज़िम्मेदारी दी है, तो वहाँ माफ़ी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सच है ये? बिल्कुल, हम क्योंकि इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हमारी एक इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ़ बना सकती है या किसी की लाइफ़ बिगाड़ भी सकती है। जैसे अगर हम सिर्फ़ एक प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन की बात करें, अगर वो लड़का ड्रग्स में है और हमारी रिपोर्ट ये चली जाती है कि नहीं लड़का बिल्कुल ठीक है और शादी हो जाती है, तो सोचिए उस लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाती है। निधि, क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है, क्योंकि आप जासूसी की दुनिया की जासूस हैं और लेडी जासूस हैं, इसलिए नमन से इतनी चीज़ें मैं नहीं पूछ पाया था, आपसे पूछना जरूरी समझता हूँ। जासूसी तो कहीं भी हो सकती है, किसी भी जगह, आकाश पाताल धरती, कोई उसकी हद नहीं है, बॉर्डर नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, इनमें इनसे जुड़े लोग, इनके अंदर की नहीं, इनसे जुड़े लोगों का भी कभी कोई केस आपके पल्ले में आया, या कोई ऐसा निकला जो डिफॉल्टर निकल गया हो आपके इन्वेस्टिगेशन में? कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं कोई केस? देखिए, हम कभी भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं,
उनके लिए काम करते हैं, उनके ऊपर काम नहीं करते। जैसे कि अगर आप बोलें आर्मी है, डिफेंस है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का कोई काम हमारे पास आता है, जैसे कि आप बोलो कि कोई डिफेंस में काम करता है, कि हमें उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हम ये काम नहीं लेते। हमारे बहुत क्लियर टर्म्स हैं, बिकॉज़ हमें नहीं पता जो उनकी इन्फॉर्मेशन हमसे ली जा रही है, कहीं भी किसी भी तरीके से उसका मिसयूज़ ना हो, चाहे वो फैमिली मेंबर ही इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। यदि फॉर एग्जांपल किसी की बेटी की या किसी के बेटे की शादी हो रही है कहीं रिश्ते में, लेकिन दूसरी साइड कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं आर्मी में काम करता हूँ। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, हम ऐसा केस नहीं लेते, लेकिन मैं आपको एक ऐसा केस बता सकती हूँ, जिसमें हमारे पास जो क्लाइंट आई थी, जो लड़की आई थी, उसने ये बताया कि जो लड़का है, वो आर्मी में डॉक्टर है। अच्छा। लेकिन उसकी इट वाज़ अ डिस्टेंस रिलेशनशिप। लड़की जो है वो दुबई में रहती थी और लड़का जो है वो इंडिया में रहता था और वो अपने आप को आर्मी डॉक्टर कहता था। तो उसको लेकिन कहीं न कहीं ये डाउट था कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस लड़की को, वो सही है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसे झूठ बोल रहा है या उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ़ पैसों के लिए, क्योंकि वो एट टाइम्स उससे पैसे माँगता था और वो लड़की उसको कन्वीनिएंटली ट्रांसफ़र भी करती रहती थी, क्योंकि 5 ईयर का रिलेशनशिप था और वो लड़का उसके साथ रेगुलर टच में था, उनकी वीडियो कॉल्स भी होती थी, बात भी रेगुलर होती थी, तो उसको पैसे भी देती रहती थी। तो उसको यही जानना था कि जो ये लड़का कहता है कि वो आर्मी डॉक्टर है, आर्मी में काम करता है, वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो ऐसे केसेस हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि जो इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे रहा है, वो करेक्ट है भी या नहीं है। तो ऐसे ये केस आया था, इसमें वो क्लाइंट हमारे पास आई, वो इंडिया आई हुई थी, तो वो मेरे से मिली, उसने मुझे बताया कि वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है एंड दैट रिलेशनशिप इज़ फॉर ऑलमोस्ट 5 इयर्स। अब वो शादी प्लान कर रहे हैं और वो लड़का ये कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी जॉब छोड़ के तुम्हारे साथ दुबई सेटल होना चाहता हूँ। तो उसको सबसे पहले तो यही लगा कि एक आर्मी में डॉक्टर है, सेटल्ड जॉब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है और आर्मी पर्सन के लिए तो नेशनल एक होता है कि भई मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जॉब है। वो छोड़ के मेरे साथ दुबई क्यों सेटल होना चाहता है? और जब भी मैं उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए कहती हूँ, वो मना कर देता है, कुछ एक रीज़न दे देता है। मैं पूछती हूँ कि आपकी आर्मी कौन से आर्मी हॉस्पिटल में पोस्टिंग है? वो उसका एक रीज़न देता है, क्योंकि इस टाइम इंडिया-पाकिस्तान की काफ़ी टिफ्स चल रहे हैं, तो एज़ अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मैं आपको अपने हॉस्पिटल का नाम नहीं बता सकता कि मैं कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। और मेरी बहुत फ्रीक्वेंट शफलिंग्स होती हैं, बीइंग इवन आर्मी डॉक्टर हमें बहुत फ्रीक्वेंटली कहीं पर भी किसी भी रिमोट एरिया में भेज देते हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। तो उसके पास इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ़ उसका नाम पता था, उसके फ़ादर का नाम पता था, उसके 2 या 3 फ़ोन नंबर्स थे और उसका डेट ऑफ बर्थ था। और वो इन्फॉर्मेशन भी इसीलिए थी क्योंकि उसने कोई फ़ॉर्म भरा था अब्रॉड शिफ्ट होने के लिए, तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन थी। तो उसके बेसिस पे हमें उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना था कि एक्चुअली वो लड़का आर्मी डॉक्टर है, नहीं है, उसकी फैमिली में कौन-कौन है, उसकी फैमिली में कौन-कौन है, कैसे उसके फाइनेंशियल्स हैं, कंडक्ट कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, जो हमें पूरा प्री मैट्रिमोनियल बैकग्राउंड चेक करते हैं, वो सारा हमें चेक करके देना था। हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, बहुत डिफ़िकल्ट केस था क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी। उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करनी थी और वो अगर एक्चुअली आर्मी डॉक्टर था, तो डेफ़िनेटली उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट भी होती। तो लेकिन जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशंस करी और हमने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो उससे हम भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये थी कि वो डॉक्टर ही नहीं था। कहता था मिलिट्री और डॉक्टर। वो कहता था मिलिट्री डॉक्टर, बट मिलिट्री डॉक्टर तो दूर की बात है, वो डॉक्टर ही नहीं था। उसके बाद सेकंड थिंग, जब हमने उसका बाकी बैकग्राउंड चेक किया तो हमें पता चला कि वो मैरिड है, उसका 8 साल का एक बच्चा है अच्छा। और वो एक बहुत लो क्लास एरिया में रहता है, एक बहुत छोटी-सी मामूली एमआर की जॉब करता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। इसीलिए उसको मेडिकल टर्म्स पता हैं, इसलिए वो क्लाइंट को बता पाता था कि मैं ये मेडिकल में ये देख रहा हूँ, ये मेरा डायग्नोस हुआ है। वो रैंडम जार्गन्स इसीलिए दे पाता था क्योंकि वो एमआर था। बट एक्चुअली ना वो डॉक्टर था, ना वो आर्मी डॉक्टर था और वो मैरिड भी था, उसके एक बच्चा भी था। बस जस्ट बिकॉज़ वो अब्रॉड सेटल होना चाहता था लड़की के साथ, उससे पैसे लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को वो सब कुछ बताया था कि वो मेडिकल डॉक्टर है और वो आर्मी में हॉस्पिटल में जॉब करता है। लेडी जासूस निधि जैन, हम लोग बात कर रहे हैं बहुत देर से, फिर सवाल करते हैं। निधि, आदमी अपने काम के लिए, ज़रूरत के लिए, सबूत जुटाने के लिए, अपनी शांति के लिए जासूसों का सहारा तो लेना चाहता है, लेकिन उसके सामने समस्या ये आती है कि सही जासूस
और जासूसी के नाम पे खुली हुई पनवाड़ी की दुकानें, इनके बीच फर्क कैसे करें? सही जासूस कंपनी सही जासूस तक कैसे पहुंचे, जहां ऐसा ना हो कि नमाज पढ़ने गए थे, रोजे गले लग गए थे अपने फैक्ट्स निकलवाने और जेब खाली करके लौट आए। बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आप। ऐसे इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। इनफैक्ट डिटेक्टिव्स में क्या, हर प्रोफ़ेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। सो हमारे प्रोफ़ेशन में भी ऐसे बहुत सारी एजेंसीज़ ओपन हैं, जो आप कुछ भी कहो वो करने के लिए तैयार होते हैं। तो एक अच्छी कंपनी अगर आप हायर करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहले उस कंपनी का प्रोफ़ाइल चेक करें। कंपनी की मैनेजमेंट में कौन-कौन लोग हैं, उनको चेक करें। जैसे अब अगर आप हमारी मैनेजमेंट देखें, हमारी मैनेजमेंट में रिटायर्ड पुलिस आपकी ऑफिसर, कंपनी का क्या नाम है? स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स। ओके। तो हमारी कंपनी जैसे स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स में हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक्स आईबी ऑफिसर्स हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं। तो जब आप एजेंसी को सर्च कर रहे हैं, उसका प्रोफाइल चेक करें कि उसमें कौन-कौन लोग मैनेजमेंट में हैं, कितनी पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंस किस-किस लोग, कितने लोगों का क्या-क्या एक्सपीरियंस है। देन आप आरओसी पे जाके, देन दैट मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में जाके उस कंपनी की रिटर्न्स चेक करें कि कंपनी में कितने टाइम से अपनी रिटर्न्स फाइल कर रही है, टाइम पे फाइल कर रही है या नहीं कर रही है, आरओसी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसकी कंपनी की वेबसाइट पे स्टडी करें, देखें कि कंपनी में मैनेजमेंट में कौन-कौन लोग हैं, उनकी ब्रांचेज़ कहाँ-कहाँ पर हैं। उनकी ब्रांच में विज़िट करके चेक करें कि ब्रांच एक्चुअल में एक्ज़िस्ट करती है या नहीं करती है। उससे भी इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप उनसे बात कर रहे हो, तो आपको भी पता है कि क्या पॉसिबल है इन्फॉर्मेशन देना और क्या पॉसिबल है इन्फॉर्मेशन नहीं देना। सो मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आप किसी को कॉल करते हैं कि आपको डिटेक्टिव एजेंसी की ज़रूरत है। आप कहते हैं कि मुझे कॉल डिटेल्स चाहिए, मुझे व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री चाहिए। हम सब जानते हैं कि दैट इज़ इल्लीगल। व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री किसी की निकल ही नहीं सकती, इवन पुलिस भी नहीं निकाल पाती है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में निकलती है। बट अगर आपको एजेंसी कहती है कि हाँ, हम निकाल लेंगे, हम किसी का फ़ोन भी हैक कर लेंगे, हम किसी के घर के अंदर की इन्फॉर्मेशन भी निकाल देंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या आपस में क्या बात कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप की चैट्स निकाल देंगे, हम आपकी कॉल डिटेल्स निकाल देंगे, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे निकाल सकते हो ये इन्फॉर्मेशन? तो दैट मीन्स कि सामने वाला जो पर्सन है वो झूठ बोल रहा है, वो काम नहीं करके देगा। तो जब आप कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी आरओसी चेक करेंगे, उसकी मैनेजमेंट चेक करेंगे, उससे बात करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। महंगा जासूस, सस्ता जासूस, बेवकूफ जासूस, काबिल जासूस। मैंने बहुत सारे सवाल कर दिए। ठीक है। आप बोलना शुरू करो सब पे। महंगा जासूस, सस्ता जासूस, काबिल जासूस, बेवकूफ जासूस, वो सब आप में जासूस। वो आप खुद जज कर सकते हैं जब आप उस जासूस से बात करेंगे, उसकी मैनेजमेंट को चेक करेंगे, उसकी वेबसाइट स्टडी करेंगे, उससे ऑफिस में जाके मिलेंगे। मतलब समझ गए ना? जासूस अगर आपको हायर करना है तो आप तय करेंगे, आप सर्च करेंगे कि आप सही जासूसी कंपनी पे, डिटेक्टिव कंपनी पे पहुंचे हैं और सही जगह सही डिटेक्टिव पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हायर किसी को कर लें और बदनाम पूरी जासूसी की दुनिया को कर दें। मेरे ख्याल बिल्कुल, से बिल्कुल। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि क्लाइंट हमारे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि हमने एक कंपनी को हायर किया था, वो बहुत थोड़े से पैसे माँग रही थी, तो इसलिए हमने उसको दे दिया। बाद में वो हमें ही ब्लैकमेल करने लगी कि आप और पैसे दो, नहीं तो हम सामने वाली पार्टी को बता देंगे, आप उसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। चोर के ऊपर मोर। यस, या फिर वो आपके पैसे लेके आपका अपना फ़ोन बंद कर देंगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करेंगे और अगर आप उन्हें बोलोगे, किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, तो फिर वो यही कहेंगे कि अगर आपने जो हमें पैसे दिए थे, अगर आप वो हमसे वापस माँगोगे, तो हम सामने वाली पार्टी को बता देंगे। मतलब जासूसी की दुनिया की अगर मदद लेनी है जासूसों की, तो जिसको मदद चाहिए उस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का जासूस हायर कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इस आप इसमें जासूस कंपनी और जासूस का कोई दोष नहीं है। आप कैसे को हायर करेंगे ये आप पे ये निर्भर है। आपके ऊपर निर्भर करता है। कुल मिला के अगर आप थोड़ा सा पैसा ऊपर दे देंगे, सही कंपनी सर्च कर लेंगे, अपनी भी थोड़ी रिसर्च करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सही डिटेक्टिव कंपनी और सही डिटेक्टिव मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वरना आप जाएंगे नमाज पढ़ने और रोजे गले लग जाएंगे और पूरी जासूसी की दुनिया को बदनाम करेंगे बदनाम करेंगे। गली गली। यस, कि आपने सारे जासूस ही ऐसे होते हैं। निधि, बहुत सारी बातें हुई हैं हमारी। चूंकि आप लड़की हो इसलिए आपसे सवाल कर सकते हैं। अगर मेरे सामने नमन जैन आपके हस्बैंड बैठे होते, कोई भी मेल जासूस स्पाई बैठा होता, तो मैं नहीं पूछ पाता। जासूसी की दुनिया में सफल कौन है, लड़की या लड़का जासूसी करने के लिए?
देखो, इस चीज़ में मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं बायस्ड हूँ कि लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, लड़की ही सब कुछ कर सकती है, या लड़के बहुत अच्छे हैं, लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं। दोनों की अपनी-अपनी जगह, अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है। काल पात्र समय के हिसाब से। बिल्कुल, जैसे मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक है कि अगर हमें किसी को फ़ील्ड में फ़ॉलो करना है, जिसे हम सर्विलेंस एक्टिविटी कहते हैं, तो लड़कियों को किसी को फ़ॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, मैंने खुद भी किया है, तो ये बहुत थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, बिकॉज़ 12 घंटे, 15 घंटे किसी को फ़ॉलो करना, जहाँ पर आप कहीं एक लोकेशन पे खड़े हैं, आप फ़ीमेल हैं, आप खड़े हैं और सब्जेक्ट जो है जिसके को आपको फ़ॉलो करना है, वो नहीं निकल रहा है। तो आप अगर 2 घंटे से भी ज़्यादा वहाँ पर खड़े हैं, आप क्योंकि लड़की हैं, आस-पड़ोस में जहाँ पर भी आप खड़े हैं, लोग आके आपसे पूछने लगेंगे कि आप बेटा यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ काम है? क्योंकि एक लड़की का वो ईज़िली आइडेंटिफ़ाई हो जाती है कि ये अकेली लड़की वहाँ पर खड़ी है, किस चीज़ के लिए खड़ी है, लोग आके पूछने लग जाते हैं। तो आप बहुत ईज़िली आपका कवर डिस्क्लोज़ हो जाता है, लोग देखने लग जाते हैं कि लड़की सुबह से यहाँ पर खड़ी है। आइडेंटिफ़ाई ईज़ी हो जाता है। दूसरी चीज़, आप 6 घंटे तक एक ही लोकेशन पे खड़े हैं, आपको नेचर कॉल पे जाना है, आप नहीं जा सकते। आप बीइंग फीमेल आप कहीं भी ऐसे रैंडम नहीं जा सकते। बट मेल के लिए, एक मेल इन्वेस्टिगेटर के लिए ये बहुत ईज़ी है। एक लड़का 12 घंटे भी किसी के घर के बाहर खड़ा हो, किसी पान वाले की दुकान पे खड़ा हो, किसी शॉप के आगे खड़ा हो, कोई बोलेगा भी नहीं, नोटिस भी नहीं करेगा कि खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है सुबह से, क्या फ़र्क पड़ता है। बट लड़की 2 घंटे भी खड़ी होगी, लोग आके आपसे पूछने लगेंगे, आप ठीक हो? कुछ ज़रूरत तो नहीं है? आपका कव आप ईज़िली पहचाने जाओगे। बट इस चीज़ में लड़के ज़्यादा अच्छे हैं, मैं मानूँगी। अब आते हैं इंक्वायरी के लिए, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर मुझे किसी के घर में घुस के इंक्वायरी करनी है, तो हम लड़कियाँ उसमें ज़्यादा अच्छी हैं, लोग हम पे ट्रस्ट करके आराम से घर के अंदर एंट्री भी दे देंगे और इन्फॉर्मेशन भी हमें ज़्यादा दे देंगे देन लड़कों से। तो हर किसी की अपनी जगह अलग-अलग इम्पोर्टेंस है। रात को अगर 12 बजे मुझे किसी के घर में जाना है अकेले, मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी रिस्क रहेगा। बट अगर वही चीज़ लड़के को करनी है, तो वो स्टिल जा सकता है। उसको अपनी सिक्योरिटी इतना थ्रेट नहीं लगेगा। तो एक हर जगह दोनों की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है। लड़के भी इस प्रोफ़ेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, लड़कियाँ भी इस प्रोफ़ेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोनों एज़ अ टीम ही काम करते हैं। दो तो आपने गिना दिए, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर भी इसमें यूज होता है। देखो, मैं उस जेंडर को गलत नहीं मानूँगी। जहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल करना भी चाहिए। उनका भी अपनी एक आइडेंटिटी है और करते हैं एट टाइम्स, अगर हमें ज़रूरत है, अगर कोई हमारे पास एज़ अ इन्वेस्टिगेटर थर्ड जेंडर आएगा काम करने के लिए, बिकॉज़ ही इज़ थर्ड जेंडर, हम उसे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप काम नहीं करोगे। जहाँ हमें उसकी ज़रूरत लगती है, हम कराएँगे काम। दीदी, ये आम दुनिया बता दी, आम आदमी की बातें बता दी, बड़े लोगों के बड़े शौक और उनके अंदर के खतरे बता दिए, घिनौनी हरकतें आपने बताई, बीइंग ए फीमेल स्पाई, जासूस, डिटेक्टिव। फिल्म इंडस्ट्री ये भी अछूती नहीं है। मेरे अपने छोटे से 36-37 साल के पत्रकारिता अनुभव से, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस से, जासूस की जरूरत हर जगह है। बिल्कुल, कोई कोना दुनिया का ऐसा नहीं जहां जासूसी और इन्वेस्टिगेशन ना हो। करेक्ट। हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड भी इसमें है कहीं। देखो, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी फैमिली हैं, जो भी टीवी एक्टर्स हैं या फिल्म एक्टर्स हैं, उनकी अपनी फैमिलीज़ भी हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे एक नॉर्मल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, बिफोर मैरिज इन्वेस्टिगेशन है, तो वो ज़रूरत तो उनको भी पड़ती है, उनकी फैमिलीज़ में भी वही सारी चीज़ें हैं। तो जो हम एज़ अ इंडिविजुअल किसी एक नॉर्मल फैमिली के लिए करते हैं, तो वही इन्वेस्टिगेशन एज़ अ बॉलीवुड स्टार के लिए भी हो सकती है या एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी हो सकती है। आपकी कंपनी के पास कभी कोई केस आया, कोई केस स्टडी दे पाएंगे जिसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो? पॉसिबल है? कोई नहीं। अगर नहीं है तो ये तय है कि बॉलीवुड इस्तेमाल करता है जासूसों का। ये बात हमें आपके हस्बैंड ने बताई थी, नमन ने बहुत चीज़ें बताई थी। सवाल फिर वही है कि आपने दुनिया की मुसीबतें तो हटा दी जो पीड़ित आए इंफॉर्मेशन देके, लेकिन एक जासूस भी हमेशा खतरे में झूलता है। आप अपने को सेफ कैसे करते हैं? देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कोई भी केस बुक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम पहले प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो पर्सन का पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो पर्सन ठीक है।
उसका इन्वेस्टिगेशन का राइट वर्क है, और या जो काम करा रहा है उसका पर्पस क्या है, और वो खुद पर्सन भी ठीक है या नहीं है। तो जैसे मैं आपको बोलूँ, कोई मुझे अंडरवर्ल्ड का या कोई क्रिमिनल आके कोई टास्क दे दे तो मैं उसका काम नहीं करूँगी। तो वही चीज़ है, हम क्लाइंट लेने से पहले उसकी भी रिसर्च करते हैं कि क्लाइंट जेन्युइन है या नहीं है, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी भी पहले चेक करते हैं कि जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसका पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ठीक है या नहीं है। उसके बाद हम जब काम लेते हैं, तो हम पूरी उस पे रिसर्च करते हैं कि काम को करना कैसे है, और जो टीम उसकी पे काम करेगी, उसकी सेफ्टी क्या है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक ही पर्सन जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पूरी टीम काम करती है ताकि एक दूसरे की सेफ्टी बनी रहे। निधि, सबसे ज्यादा केसेस डिटेक्टिव वर्ल्ड में किसके आते हैं? खासतौर से इलिसिट रिलेशन को लेके, आफ्टर मैरिज डिस्प्यूट को लेके, प्रॉपर्टीज को लेके, आपके पास सबसे ज्यादा किस तरीके के केस आ रहे हैं? देखिए, सभी तरीके के केस आते हैं। मैं आपको ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि मेरे पास प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केस नहीं आएँगे या प्री मैरिज के नहीं आएँगे। अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप की बात करो, तो जितने केसेस मेरे पास बिफ़ोर मैरिज इन्वेस्टिगेशंस के हैं, उतने ही केसेस पोस्ट मैरिज इन्वेस्टिगेशंस के हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं देन आपके प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज के इन्वेस्टिगेशन के। वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल मेरे हिसाब से इंडिया में हर दूसरे घर में या हर तीसरे घर में किसी ना किसी का डिस्प्यूट चल रहा होता है हस्बैंड वाइफ का। तो पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। पति पत्नी में सबसे ज्यादा समस्याएं वो क्या पता करवाना चाहते हैं एक दूसरे का? देखो, इनिशियली तो होता है डिस्प्यूट का रीज़न कि अफेयर किसके साथ चल रहा है, हस्बैंड का या वाइफ का किसके साथ चल रहा है। अगर आपका लीगल डिस्प्यूट शुरू हो गया है तो उसमें चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं कि हस्बैंड अपनी इनकम नहीं बता रहा है, जबकि वो एक्चुअली इतना अर्न करता है, लीगल केस चल रहा है उसमें। वाइफ अपनी दिखाती है कि मैं कहीं जॉब ही नहीं कर रही, बट एक्चुअली वो जॉब भी कर रही होती है और इनकम भी आ रही होती है। देन आता है चाइल्ड कस्टडी के केसेस। हस्बैंड चाहता है कि बच्चों की कस्टडी फादर के पास जाए, वाइफ चाहती है कस्टडी मदर के पास ही रहे। तो बहुत सारे इस तरीके के केसेस आते हैं। जासूसी की दुनिया मददगार है और जंजाल है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मददगार है, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत होती है, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप खुद किसी को फॉलो करके एक नॉर्मल एग्जांपल भी दें कि अगर हम शादी से पहले की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, जितना डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक हम करके देते हैं कि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ उसकी इनकम कितनी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, पहले कोई शादी होके तो नहीं टूटी है, किसी और के साथ अफेयर रिलेशनशिप में तो नहीं है, और शादी फैमिली की वजह से करी जा रही है। और आजकल तो ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर हम ये कहते हैं कि लड़का लड़के का रिलेशनशिप सेम सेक्स में है, मतलब वो गे है, बट वो बिकॉज सोसाइटल प्रेशर में गर्ल से शादी कर रहा है। उसका कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा है, कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं है, फैमिली कैसी है, पेरेंट्स की नेचर कंडक्ट कैसा है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप एज अ इंडिविजुअल नहीं निकाल पाओगे जितना हम एज अ प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कि गे का क्या चक्कर होता है? देखो, करंट सोसाइटी में आजकल ऐसे भी केसेस आने लगे हैं जहाँ पर लड़का ऑलरेडी मतलब हम ये कहेंगे कि उसके डिफरेंट सेक्स प्रेफरेंसेस हैं, वो खुद किसी लड़के को पसंद करता है, बट क्योंकि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को, वो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए एक लड़की से शादी कर लेता है। तो बेसिकली तो उस लड़की को धोखा दे रहा है जिससे वो शादी कर रहा है, उसको अपने घर में एज अ वाइफ रखता है, बट एक्चुअली किसी मेल के साथ रिलेशनशिप में। आपकी कंपनी के पास कभी आपके पास कोई इस तरीके के केसेस आए जिसमें गे से कनेक्टिविटी बनी हो? ऐसे केसेस, देखो, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत रैम्पेंट हैं, बट येस, मेट्रो सिटीज़ में ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर लड़का गे है और उसने शादी जो है बिकॉज़ इसलिए करी सोसाइटी को दिखाने के लिए। मैं इसमें आपको एक केस स्टडी बताती हूँ, ऑल्दो मैंने पहले कहीं बताई है। हमारे पास एक केस आया था जिसमें क्लाइंट ने बोला कि शादी के 12 साल के बाद भी, 12 साल बाद सॉरी, उसको अब पता चला है कि उसका हस्बैंड गे है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि 12 साल बाद कैसे पता चल सकता है? आपके साथ उसके फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं हो 12 साल तक, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपने कभी इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करा कि आपके रिलेशनशिप नहीं है। तो शी सेड कि मैं इंडिया में नहीं रहती, मेरे शादी के बाद हस्बैंड ने ही मुझे फ़ोर्स किया कि तुम बाहर जाओ, सेटल हो, जॉब करो, मैं भी वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, और मेरे को उसने बाहर भेज दिया।
मैं बाहर जॉब करती हूँ, यूएस में जॉब करती हूँ और वो खुद इंडिया में जॉब करता है। लेकिन जब भी हम मिलते हैं, मैं उससे फिज़िकल रिलेशनशिप की बात करती हूँ या हमारी इस चीज़ में बात होती है, तो वो हमेशा बड़े पोलाइटली, कभी ये कहता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी वो कहता है स्ट्रेस बहुत चल रहा है, या कभी वो एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न देता है, तो किसी ना किसी रीज़न से वो मना कर देता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि लेकिन 12 साल तक आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? हस्बैंड वाइफ में फिजिकल रिलेशन ना बने हस्बैंड हों। वाइफ में रिलेशनशिप्स ना हो, तो कहती है वो अदरवाइज़ मेरे साथ इतना अच्छा है कि ज़रा से भी मेरी तबीयत ख़राब होती है, वो मेरे साइड में ही बैठा रहता है, हमेशा मेरा और मेरी बेटी का ध्यान रखता है। तो क्वेश्चन, बेटी कहाँ से आ गई, जब आपके रिलेशनशिप ही नहीं है? तो शी सेड कि नहीं, हमने मेरे हस्बैंड के ही फ़ोर्स करने पे हमने आईवीएफ के थ्रू बेटी की थी। तो मेरी 10 साल की एक बेटी भी है। तो जब भी मेरे को या मेरी बेटी को ज़रूरत होती है, वो बहुत अच्छा फ़ादर है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, हमेशा हमारा ध्यान रखता है। तो मैंने कहा फिर आपको 12 साल बाद अचानक से अब ये चीज़ कहाँ से रियलाइज़ हुई कि वो नॉर्मल नहीं है? तो शी सेड कि इस बार जब मैं इंडिया आई थी, तो मैंने उसके फ़ोन में कुछ चैट्स देख ली जो वो और लड़कों के साथ कर रहा था, जिसमें उनकी फ़ोटोग्राफ्स थी, न्यूड फ़ोटोग्राफ्स थी जो उन्होंने एक्सचेंज करी हुई थी। सो उससे मुझे लगता है कि वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, ही इज़ गे। तो वी वर लाइक कि जब आपने 12 साल निकाल दिए और आपको लगता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, तो फिर आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करिए। शी सेड कि मैं झूठ के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती, अब मुझे जब पता है कि वो लड़का ठीक नहीं है, तो मुझे उस रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना, मुझे उसे ख़त्म करना है। बट मुझे प्रूफ़ चाहिए। अब सी अगर किसी का किसी गर्ल के साथ अफ़ेयर हो बॉय का, तो आप फ़ॉलो कर रहे हो, पब्लिकली वो अपना अफेक्शन शो करते हैं, आप उसके वीडियोज़ बना देते हैं जो कोर्ट में एडमिट हो जाते हैं, एडमिसिबल हो जाते हैं। बट अगर कोई बॉय के साथ ही कोई बॉय है और वो ऐसे पब्लिक अफेक्शंस दे या साथ में रहे, तो कोर्ट उसको नहीं मानेगी एज़ अ एविडेंस, वो कहेगी कुड बी फ्रेंड्स। वो लड़का भी कहेगा कि हाँ, ये मेरा क्लोज़ फ्रेंड है, इट्स नॉर्मल। सो ऐसे एविडेंसेस बनाना कि वो प्रूफ हो कि वो गे है, वो हमारा टास्क था यहाँ पे। तो हमने उस केस में उसकी लाइफ में एक अंडरकवर इंडक्ट किया, एक मेल पर्सन जिसने एक्ट किया कि वो एज़ अ गे है। उसने उसके साथ क्लोज़नेस बढ़ाई, दोनों ने चैट्स करी, दोनों के आपस में चैट्स पे बात हुई, डिसाइड किया कि वो हम यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। वो सारी चैट्स, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हमने क्लाइंट को सबमिट करी, जिसमें क्लियरली एविडेंट हो रहा था कि वो पर्सन गे है और वो उस अदर मेल पर्सन के साथ इंटरेस्टेड है। तो उस तरीके से हमने कोर्ट को मतलब एविडेंस उस लड़की को दिए कि येस योर हस्बैंड इज़ गे, ताकि वो प्रूव कर सके कि हाँ, उसका हस्बैंड गे है और उसके बेसिस पे उसको डिवोर्स मिल सके। कुल जमा जासूसी की दुनिया ज़रूरत है, जंजाल नहीं है। डिपेंड आप पे करेगा कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। हित में करेंगे, आपका हित होगा, अहित में करेंगे, आपका अहित होगा। लेकिन कुल जमा जासूस उतने बुरे नहीं हैं, जासूसी की दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी देखने में लगती है। उतना हॉरर ये दुनिया नहीं है, डरावनी, जितना दूर से लगती है। लेकिन फिल्मों में दिखाए जाने वाले काली टोपी, काले चश्मे वाले, लंबे बाल वाले जासूस की कल्पना डिलीट कर दीजिए दिमाग से, क्योंकि जासूस निधि जैन जैसी होती हैं, जो आप हो सकता है खुद भी धोखा खा जाएं। पता लगा हमारे और आपके पीछे कभी निधि जैन लगी हो, जासूसी कर रही हो और आप खेल जाएं इनके हाथों में। सतर्क रहिएगा, जासूस कहीं भी हो सकता है आपकी जासूसी में। कैसा लगा पॉडकास्ट? बेफिक्र होके जो मन में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। निधि, शुक्रिया स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए। थैंक यू।